brought to you by ITEL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत पहले इसी क्राइम तक की कहानी में आपको एक कहानी सुनाई थी अजमेर सेक्स स्कैंडल की। कैसे अजमेर के सोफिया स्कूल और सोफिया कॉलेज में 100 से ज़्यादा लड़कियों को उनकी अश्लील तस्वीरें कैमरे में कैद कर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। एक लड़की जब उन ब्लैकमेलर के चंगुल में फंस थी तो फिर उससे कहा जाता तुम अपनी बाकी दोस्तों को भी लेकर आओ, और अजमेर के गेस्ट हाउस में उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जाती, फिर उनकी तस्वीरें उतारी जाती, और फिर उस दूसरी लड़की जो शिकार होती है अब उसको ब्लैकमेल करके तीसरी तक पहुंचते। इस तरह लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियां उन ब्लैकमेलर के शिकार हुई। 90 से लेकर 92 तक, 1990 से 92 तक ये सेक्स स्कैंडल चला। और फिर कैसे एक जब ये रील धुलवाने के लिए, चूँकि उस वक्त कैमरा उस तरीके का होता था जिसमें नेगेटिव होती थी, तो अजमेर के एक लोकल जो स्टूडियो था जहाँ ये फिल्में धुलती थी, उस स्टूडियो ने कुछ तस्वीरें छुपा कर रख ली और बाद में वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर तक पहुँचा और उसने ये स्टोरी छापी और पूरे अजमेर में हंगामा मच गया। तब भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इस सेक्स स्कैंडल को छुपाने की, दबाने की और गुनहगारों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। आलम यह था कि जिस तरीके से लड़कियों के किस्से सामने आने लगे, अजमेर में कोई भी अब लड़कियों का रिश्ता आना बंद हो गया था कि पता नहीं वो लड़की भी कहीं उस ब्लैकमेलिंग का शिकार तो नहीं, उसकी तस्वीरें भी तो कैद नहीं। इसी वजह से कई लड़कियों ने खुदकुशी तक कर ली थी। आज भी अजमेर से जो सेक्स स्कैंडल है अपने देश का, ये सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जाता था। लेकिन अब अचानक जब देश में चुनावी माहौल गर्म है, कर्नाटक से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं, कुछ नहीं 2976 2976 वीडियो जो अश्लील है, और उसमें तमाम अलग अलग महिलाएं, लड़कियां कैद हैं उन फिल्मों में जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। और वो लड़कियां कौन हैं? पंचायत की मेंबर, पुलिस वाली, सरकारी कर्मचारी। अब सोचिए, इसके अलावा घरेलू लड़कियां, पार्टी की वर्कर, कुछ पॉलिटिक्स में ऊंची पहुंच जिनकी हसरत है वो लोग, और ये तमाम 2976 जो पेन ड्राइव में ये सारी लड़कियां कैद हैं उस आलम में जिसको कोई भी सभ्य समाज देखना नहीं चाहता है। जब ये सामने आया तो कोहराम मच गया, और कर्नाटक के हासन से निकला ये अश्लील वीडियो या सेक्स स्कैंडल इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में, चर्चा में, हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पर यह खबर है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा सेक्स स्कैंडल है क्या? ये तस्वीरें अचानक 2976 वीडियो आए कैसे? और ये तमाम लड़कियां, औरतें इन चंगुल में फंसी कैसे? और क्यों एक देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर के पोते का नाम एक विलेन के तौर पर इसमें सामने आया? तो पूरी कहानी इस देश के, चूँकि खुद जो कर्नाटक की इस वक्त महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कर्नाटक विमेन कमीशन की, उन्होंने एक लाइन कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये अब तक का देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। उन्होंने बाकायदा कोट किया, और ये वो हैं विमेन कमीशन की प्रेसिडेंट जिन्होंने इनमें से बहुत सारे वीडियो देखे और ये कहा कि मैं पूरा देख तक नहीं पाई, हिम्मत नहीं हुई। वीडियो में कैद वो तमाम महिलाएं, लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, तड़प रही हैं, रो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, मन्नतें मांग रही, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। लेकिन जो हैवान है वो उसे छोड़ता नहीं है, और हैवान के तौर पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा अपने देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर हरदनहल्ली डड्डो गौड़ा देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, जो लगभग 1 साल तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, 1 जून 1996 टिल 21 अप्रैल 1997, 1 साल के लिए HD देवगौड़ा हमारे देश के 11वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो भी नसीब से बने थे, और लगभग साल भर के अंदर, साल भी नहीं मतलब 10 महीना मान लीजिए आप, वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उससे पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, और ये इनकी अपनी एक पार्टी है, जनता दल सेक्युलर, JDS। देवगौड़ा के कुल 6 बच्चे हैं, 6 औलादें हैं उनकी। उनमें से 2
उनके अच्छे खासे नाम है पॉलिटिक्स की दुनिया में। एक जो कर्नाटक के कुछ वक्त पहले ही चीफ मिनिस्टर रहे थे कुमार स्वामी, और दूसरे जो उनके दूसरे बेटे, एक तो एच डी कुमार स्वामी जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे, और एक उनके बेटे का नाम और है एच डी रेवन्ना। तो ये दो बेटे, और एच डी रेवन्ना का जो बेटा है जिसका नाम है एक और रेवन्ना, इन दोनों की कहानी है। क्योंकि देवगौड़ा के बेटे रेवन्ना और देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना, जो पोता है उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने बहुत सारी महिलाओं के शोषण किए, और ख़ास तौर पर प्रज्वल रेवन्ना एक विलेन के तौर पर, कि वो या तो दिमागी बीमार है या क्या है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, उसके बाद वो गायब, और बड़ी आसानी से, इससे पहले कि कुछ इन्वेस्टिगेशन होती या कुछ होता, वो जर्मनी निकल गया, और ख़बर ये है कि अब वो जर्मनी में भागा हुआ है। लेकिन ये कहानी क्या है, उन तस्वीरों में ऐसा क्या है कैद, कौन कौन सी महिलाएं हैं, और ये राज फाश कैसे हुआ, ये सच्चाई सामने कैसे आई, तो ये पूरी कहानी आपके सामने है। बात सेकेंड फेज के चुनाव की है। अभी लेटेस्ट यहां से शुरू करते हैं। सेकेंड फेज के चुनाव हो रहा था, और चुनाव 26 अप्रैल को होना था। उससे ठीक 5 दिन पहले 20 अप्रैल को हासन एक लोकसभा सीट है जहां से देवगौड़ा की ये बिल्कुल अपनी सीट हुआ करती थी, देवगौड़ा वहां से हारते नहीं थे, लेकिन देवगौड़ा ने यह सीट अपने पोते के लिए खाली कर दी थी, प्रज्वल रेवन्ना के लिए। और ये भी सिटिंग एमपी, लास्ट चुनाव 2019 में, करीब 33 साल की उम्र है देवगौड़ा के पोते की, और उनके जो पिता हैं एच.एम. रेवन्ना, वो अभी भी एमएलए हैं कर्नाटक में, और पहले मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इस वक्त सिर्फ वो एमएलए है। और उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त एमपी है हासन लोकसभा सीट से, वही हासन लोकसभा सीट जहाँ से कभी देवगौड़ा जीता करते थे, और वहीं से जीत कर वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तब वो सीट उन्होंने विरासत में अपने पोते को दे दी, पोता वहीं से लड़ा, पिछली बार जीता, इस बार अब फिर चुनाव था 26 अप्रैल को, सेकंड फेज का लोकसभा का। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, चुनावी कैंपेन जोरों शोर से चल रही थी। तभी अचानक होता ही है कि 20 अप्रैल से हासन शहर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, लोगों के घरों में, बाजार में, चाय की दुकानों पर गुमनाम कुछ लोग आते और पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते। लोगों के घरों के अंदर पेन ड्राइव फेंक कर जा रहे थे, और ऐसे सैकड़ों पेन ड्राइव लोगों के घरों तक पहुंचा दिए गए, बसों में डाले गए, घरों में डाले गए, बाजारों में डाले गए, दुकानों पर डाले गए। अब लोगों ने देखा कि ये पेन ड्राइव है क्या। जब पेन ड्राइव को चलाया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उस पेन ड्राइव में प्रज्वल रेवन्ना की असली सूरत नजर आ रही थी। अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग तस्वीरें कैद थी, और सारी अश्लील तस्वीरें। कई तस्वीरों में बाकायदा आवाज़ जिसमें सामने वाली लड़की, महिला गिड़गिड़ा रही है कि साहब हमें छोड़ दीजिए, हमें बदनाम मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। और ये सारी फिल्में, कई फिल्में तो खुद उस फिल्म में है, सोशल मीडिया पर भी है, जिसमें कई शूट तो रेवन्ना खुद कर रहा है, और कुछ में ये डाउट है कि जब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसका कोई साथी रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी सोचिए आप, बेखौफी का आलम यह है कि डर भी नहीं है कि कल को पता चल जाए, कल को कहीं लीक ना हो जाए, लेकिन वो अपनी सारी गंदी हरकतों को कैमरे में कभी खुद कैद कर रहा है, कभी किसी अपने भरोसेमंद से करा रहा है। जो अब तक के पेन ड्राइव बटे हैं पूरे हासन में, उस पेन ड्राइव में जब लड़कियों और उन सबको देखा गया तो उनकी तादाद ये अपने अजमेर से बहुत आगे निकल गया। मतलब कई सौ लड़कियां और औरतें, उनमें से कुछ की शिनाख्त हुई कि यार ये तो ग्राम पंचायत की मेंबर हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्टाफ हैं, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट की हैं, लेकिन हर तस्वीर में बैकग्राउंड एक ही है, और वो पता चला कि वो एक स्टोर रूम है, जो यही सांसद, माननीय सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना के अपने घर का स्टोर रूम है। 2976 ऐसे वीडियो अलग अलग सामने आए। सोचिए 2976 अलग अलग वीडियो हैं, एक वीडियो नहीं है, अलग अलग।
अब 2976 में कितनी लड़कियां, कितनी औरतें होंगी। तो जब ये बंटना शुरू और लोगों ने देखना शुरू किया तो अब शोर उठा, ये क्या है। तो उसी दौरान में जो रवन्ना के कुछ खास लोग हैं वो पहुंचे पुलिस स्टेशन कि साहब देखिए, कुछ लोग इलेक्शन का टाइम है, हमारे उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए ये इस तरह के पेन ड्राइव बांट रहे हैं जिसमें ये असली तस्वीरें हैं और हमारे साहब का चेहरा मॉफ किया गया है, मतलब वो है नहीं, दिखाया गया। आजकल तो AI और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, डीप फेक और ये, तो उसी का सहारा लिया उन्होंने, कहा कि ये नहीं है। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो उनके स्टोर रूम, उनके कपड़े, पब्लिक फिगर हैं तो ज़्यादातर वो कपड़े भी जो है वो जो खुद वो पहनते हैं, वो सारी चीज़ें, धीरे धीरे लगा नहीं ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी दबा रहा क्योंकि मामला चलता रहा इल्ज़ामों पर। इसी दौरान में अब 26 अप्रैल को चुनाव आ गया। 26 अप्रैल को वोटिंग हुई और इन 5 दिनों में 20 से 26 के बीच में जब ये सारे पेन ड्राइव बट गए पूरे हासन में, तब भी बेशर्मी का आलम देखिए कि प्रज्वल रवन्ना वोट मांग रहे हैं। इस बार कर्नाटक में JDS यानी देवगौड़ा की पार्टी और BJP इन दोनों का गठबंधन हुआ है, तो सीटें बांटी गई अलग अलग, शेयर किया गया कि इतनी सीटों पे आप लड़ोगे, इतने पे हम। तो ये जॉइंट एक तरह से कैंडिडेट थे, JDS के भी और BJP के भी, वहाँ से वो वोट मांग रहे हैं। इधर पेन ड्राइव बट रहा है, तस्वीरें लोग देख रहे हैं। अब 26 अप्रैल को जैसे ही वोटिंग खत्म हुई शाम करीब 7 बजे, अगले दिन सुबह सुबह प्रज्वल रवन्ना कर्नाटक से गायब। पता चला आखिरी लोकेशन उनका कि अब वो जर्मनी पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब रवन्ना को पता चल चुका था कि ये जो 5-6 दिन में जो बट रहा है इसकी अब सच्चाई सामने आएगी, जांच होगी और वो निकल लेंगे। लेकिन ये तो हुआ एक, वो निकल गए। अब ये भी है, जाते जाते उन्होंने कहा कि नहीं ये सब बकवास है और मुझे फंसाया जा रहा है। ये कहानी का एक पार्ट था, अभी इसके बाकी आने वाला और बाकी था। जब ये 25 अप्रैल तक बटा और 26 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद अचानक प्रज्वल रवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है और उस रिपोर्ट में वो कहती है कि मैं उनकी वाइफ के गांव से हूँ, यहाँ मैंने पहले कुछ साल काम किए, फिर मैं चली गई। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे घर पे, मेरे बेटे की शादी वादी हो गई, फिर मैं आए और अब इनके घर में काम करने लगी। 6 और उनके घर में काम करने वाले मेल थे। तो जब भी उनकी पत्नी जाती है, बाकायदा पुलिस में दिया गया पूरा स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब भी पत्नी बाहर जाती तो प्रज्वल रवन्ना उनके साथ अश्लील हरकतें करते, उन्हें गलत जगहों पे छूते, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते और फिर इन सारी चीज़ों के आगे मैं हार गई और उन्होंने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब मैंने उनके पिता को बताया, जो रवन्ना के बाप जो कि इस वक्त MLA हैं, तो उन्होंने कुछ करने की बजाय उन्होंने भी मेरा शोषण करना शुरू किया और उन्होंने मेरे साथ आपत्तिजनक हालत में सब कुछ किया और मतलब मेरा यौन शोषण किया। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे फिर वहाँ तक तो वो चुप रही क्योंकि बड़े लोग थे, पता नहीं क्या कर दें, इनका असर। तो मैं खामोश थी, डरी हुई थी। लेकिन अब मैं इसलिए ज़ुबान खोल रही हूँ कि एक बार मेरी बेटी यहाँ आई थी इसी घर में और जब बेटी को देखा तो फिर रवन्ना मेरी बेटी की तरफ उसकी नीयत डोल गई। बेटी को मैंने फ़ौरन विदा किया, पर विदा करने के बाद अब वो अपने बाकी नौकरों से मेरे ऊपर दबाव डलवाने लगे कि तुम अपनी बेटी से मेरी बात करो। फिर बेटी से फ़ोन पर बात कराते तो बेटी के साथ वो वीडियो कॉल करते और ऊल जलूल हरकतें करते। ये पूरा थाने में एक उनके घर में काम करने वाली महिला के बयान है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा कि उनकी बेटी यहाँ आई तो मालिश कराने के नाम पे उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की। जब बेटी ने ये बात बताई तब फिर इस काम करने वाले ने कहा कि मैंने हिम्मत जुटाई कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं तो बर्दाश्त करूँगी, पर बात मेरी बेटी तक आ गई थी। मैंने वो घर छोड़ दिया और मैं चली आई। लेकिन जब ये फिर तस्वीरें बटी सारे हासन में और ये पेन ड्राइव, तो मुझे फिर हौसला आया। अब मैंने हिम्मत जुटाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। तो अब पुलिस में न सिर्फ जो देवगौड़ा के पोते बल्कि देवगौड़ा के बेटे के खिलाफ भी ये कंप्लेंट लिखाई गई। इधर
सारा जो पेन ड्राइव है वो बट ही गया। सरकार के ऊपर दबाव। और दूसरे अभी पॉलिटिक्स में कुमार स्वामी जो देवगौड़ा के छोटे बेटे हैं, जो एक सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, अब उनसे सवाल पूछे जाने लगे, बीजेपी से सवाल पूछे जाने लगे। तो बीजेपी ने कहा कि भाई हमारा तो समझौता हुआ था कि सीट शेयरिंग, कौन किस सीट पे लड़ाए, हमने सिर्फ सीट छोड़ी, कैंडिडेट ये जेडीएस का काम था, किसको चुनाना है, किसको लड़ाना है, ये उनका इंटरनल मैटर था। तो इस स्कैंडल से हमारा कोई लेना देना नहीं। कुमार स्वामी ने कहा कि देखिए, रमन्ना जो है मेरा भाई और उनका भतीजा, उससे मेरे परिवार का कोई ताल्लुक नहीं है। जांच बिठा दी गई है, कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित कर दी गई है, और अब अगर वो गुनहगार है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स शुरू कि जब इतना सारा कुछ हो गया तो उसको देश से जाने इतनी आसानी से कैसे दिया गया। अब ये एसआईटी भी यूं नहीं बनी, हुआ ये कि ऐसे ही एक पेन ड्राइव कर्नाटक विमेन कमीशन के प्रेसिडेंट के पास पहुंच गई, महिला आयोग के अध्यक्ष के पास। और जब उन्होंने ये देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी सारी महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ है। तब उन्होंने सरकार से कहा कि आप एसआईटी बनाओ और इसकी जांच करो। चूँकि उन्होंने खुद ये वीडियो देखा तो उन्होंने बाकायदा बयान भी दिया कि मैं इसको देख नहीं पाई क्योंकि कलेजा कांप गया। जिस तरीके से उसमें महिलाएं रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं कि मुझे बख्श दो। और फिर उन्होंने ये कहा था कि जो मैंने वीडियो देखा और जितनी तस्वीरें देखी, जितनी महिलाओं की, लड़कियों की, ये मेरी नज़र में इस देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। उनके इस बयान के बाद और भी हंगामा हुआ। अब एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। जो पेन ड्राइव है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि कोई शक ना हो कि इसमें मॉफ्ड है या क्या है। और जो मेन अक्यूज्ड है वो अभी जर्मनी में है। ये कहानी का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट कि आखिर ये पेन ड्राइव बांटा किसने, और इस वीडियो और इस सेक्स स्कैंडल का सच सामने कैसे आया, कौन था वो जिसने इस पूरे स्कैंडल का भांडा फोड़ा। तो इसकी कहानी भी बड़ी अपने आप में दिलचस्प है। जो प्रज्वल रवन्ना है, उनके घर में उनका एक ड्राइवर था, बहुत पुराना, उनके पिता के साथ भी रहा है और फिर बाद में बेटे के साथ रहा। तो पिता एचडी रवन्ना के साथ पहले ये ड्राइवर था, इसका नाम है कार्तिक। बाद में कार्तिक फिर प्रज्वल रवन्ना के अंडर में आ गया और वो उनका ड्राइवर बन गया। 15 साल से काम कर रहा था। इतना भरोसा हो चुका था कि कई ऐसी बेनामी संपत्ति, जो लोग कहते हैं जब आप पॉलिटिक्स में और इसमें होते हैं तो यार ज़्यादा ज़मीन जायदाद कहीं पकड़ में ना आ जाए, तो बेनामी संपत्ति होता है कि सपोज़ मैंने अगर कुछ लिया और मैं शिकारपुरी के नाम पे कर दूं ताकि मैं बचा रहूं, तो पता ही नहीं चलेगा। अगर कल को पकड़ा भी गया, ज़मीन किसके नाम पे है, तो भाई वो शिकारपुरी जाने, मेरा तो कोई रोल नहीं है। तो इस तरीके के ये बड़े हमारे यहाँ ये खूब चलता है। तो राजनीति में खासतौर पर नेता तो खूब करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं बड़े बड़े। तो ये इतने भरोसेमंद हो चुका था कार्तिक इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी बेनामी संपत्ति कार्तिक के नाम पे भी कर दी कि अपना ड्राइवर है, कहाँ भागेगा, जब ज़रूरत होगी वापस ले लेंगे। तो ये होता है। अब कार्तिक के पास ले ली। कहानी यहीं से शुरू होती है। कार्तिक के नाम पे बेनामी संपत्ति हो रही है, 15 साल से काम कर रहा है। बीच में अचानक रिश्ते बिगड़ गए। किसी बात पे कार्तिक से लोग गुस्सा हो गए। कार्तिक और कार्तिक की बीवी के बारे में बुरा भला कह दिया। कार्तिक को बड़ा गुस्सा आया और उसने नौकरी छोड़ दी। और ये बात है अभी 1.5-2 साल पुरानी। अब नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद अब 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। कार्तिक को ये था कि कहीं से तरह से अगर मान लो रवन्ना को कुछ हो जाता है या फंस जाता है तो जो बेनामी संपत्ति मेरे पास है वो सब मेरी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि उधर वो लोग चाहते थे कि अब ये संपत्ति वापस लेने को, रिश्ता खराब हो गया, नौकरी छोड़ दी है। इत्तेफाक से 15 साल तक चूंकि हमराज रहा था तो बहुत सारी चीज़ें कार्तिक जानता था प्रज्वल रवन्ना के बारे में। अब रिश्ता खराब हो गया, उसने घर छोड़ा, लेकिन उस घर को छोड़ने के साथ साथ वो एक पेन ड्राइव लेकर निकला और उस पेन ड्राइव में उसी घर के स्टोर रूम में जितनी ये सारी चीज़ें हुई थी वो रिकॉर्डेड थी। रिकॉर्ड करने का शौक प्रज्वल रवन्ना को था। तो जब प्रज्वल रवन्ना ने रिकॉर्ड किया तो उसकी बहुत सारी चीज़ें थी। एक दिन उसने मौका पाकर वो पेन ड्राइव में ले लिया और उसी पेन ड्राइव में वो 29,976 वीडियो थे।
अब उसके बाद लेके निकल गया। अब क्या करें? लास्ट ईयर यानी 2023 में, वो इसी अप्रैल मई का महीना था, उस पेन ड्राइव को लेकर अब वो पहुंच गया। एक वहाँ के लोकल बीजेपी के नेता हैं जो एमएलए भी है उस एरिया से, और ये सीट है होलेन रसीपुर। होलेन रसीपुर एक वहाँ का सीट है विधानसभा का। तो इसी होलेन रसीपुर से एक बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो अब वो पहुँच गया उनके पास, और उनके पास जाने के बाद उसने कहा कि ये जो नाम है उन बीजेपी नेता का, उनका नाम है देवराज गौड़ा। तो देवराज गौड़ा इसी इलाके से हैं, होलेन सिर से, बल्कि होलेन रसीपुर से। तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव वो जीत गए। अभी लास्ट ईयर विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो विधायक बन गए। तो उसे लगा कि इस इलाके से हैं, काम आएंगे। जाकर कार्तिक ने उन्हीं बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा को ये पेन ड्राइव दे दिया। अब जैसे ये पेन ड्राइव दिया, इत्तेफाक से ये बात प्रज्वल रेवन्ना को पता चल गई। वो फौरन पहुंच गया कोर्ट। जून का महीना है 2023, और उसने कोर्ट में कहा कि ऐसे से मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए मेरा कोई मॉफ वीडियो है जिसमें मुझे अश्लील उसके तरीके से दिखाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अदालत उस वीडियो को सर्कुलेट होने से रोके, ताकि किसी मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारों में कहीं नहीं आए। कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसने कहा कि ये वीडियो कोई नहीं दिखाएगा, ना पब्लिश करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब उस वीडियो पे रोक लग गई। अब इधर कार्तिक परेशान, वो देवराज गौड़ा के पीछे पीछे घूम रहा, भैया हमने आपको वो दिया था, आपने कुछ किया? उसने कहा मैं करता हूँ। कोर्ट ने रोक लगा दी। बात उस वक्त वो भटकता रहा, आई गई, कुछ हुआ नहीं। पर इसके धीरे धीरे ये खबरें उड़ने लगी। लास्ट दिसंबर में, लास्ट ईयर, क्योंकि अब इस बार चुनाव था, अभी 4 महीने बाद, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, पहली बार देवराज गौड़ा ने अपने बीजेपी के नेताओं को बड़े बताया। यहाँ से एक ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसके कुछ अश्लील तस्वीरें एक पेन ड्राइव में हैं। कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर दे रखा है। तो सुगबुगाहट थी कि बीजेपी और जेडीएस में कुछ समझौता होगा लोकसभा चुनाव के लिए। तो उसने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, चाहे गठबंधन के तौर पर, क्योंकि उसकी इमेज खराब है, ये तमाम वीडियो। तो उसने बाकायदा लेटर भी लिखा अपने बीजेपी को उस वक्त के नेताओं, ये सारे लेटर भी मीडिया में, सोशल मीडिया में है। देवराज गौड़ा ने आगाह किया कि इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसके बहुत सारे बड़े सेक्स स्कैंडल हैं। लेकिन नेताओं ने सुना नहीं। उसके बाद गठबंधन हुआ, और फिर जनता दल एस देवगौड़ा की पार्टी ने वापस सिटिंग एमपी प्रज्वल रेवन्ना को वहीं से टिकट दे दिया, और उसके बाद कैंपेनिंग शुरू हुई। 26 तारीख को वोटिंग भी हो गई। अब 26 को वोटिंग हुई, 27 को जर्मनी भाग गया। इस दौरान में क्या हुआ कि अब देवराज गौड़ा की भी बात नहीं सुनी, चुनाव सब कुछ होने लगा। अब अचानक 20 अप्रैल से ये पेन ड्राइव रहस्यमय तरीके से पूरे हासन में, बस स्टॉप, दुकान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, घरों में लोगों के फेंके जाने लगे, और फिर सामने आई सारी चीज़ें। तो अब सवाल ये कि किसने किया? तो जो कार्तिक, जिसने ये सब कुछ पहले देवगौड़ा को दिया था, फिर देवगौड़ा से पूछा गया कि क्या इसके पीछे आपका हाथ है? तो देवराज गौड़ा ने कहा कि नहीं, मुझे ये पेन ड्राइव दिया था, लेकिन वो तो मैंने कोर्ट में जमा करा दिया। कार्तिक ने बाद में कुछ कांग्रेसी नेताओं को ये पेन ड्राइव दे दिया, और उन्होंने ये एंड टाइम पे इलेक्शन में इस वक्त लीक कर दिया। कार्तिक कह रहा है कि मैंने कांग्रेसी नेताओं को दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो पेन ड्राइव था वो मैंने सीधे देवराज गौड़ा को दिया। देवराज गौड़ा कह रहे हैं कि हमने इसको लीक ही नहीं किया। तो अब सवाल यहीं पे आ रहा है कि ये लीक हुआ कहाँ से? लेकिन मेन जो इसका, जिसने ये सारी चीज़ों को आम किया है, इस सेक्स स्कैंडल को लोगों के सामने रखवाया है, वो कार्तिक है, 15 साल पुराना ड्राइवर। अब यहाँ सवाल ये है कि 2976 वीडियो, सैकड़ों लड़कियाँ, और इनमें बहुत सारी सरकारी कर्मचारी, अब इनमें से कितनी सामने आती हैं? और ये जो एमपी, अभी भी एमपी ही है वो, प्रज्वल रेवन्ना, ये जर्मनी से आता है खुद, या फिर लाया जाता है? क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या ये सिर्फ राजनीति ही बनकर रहेगी, या इसमें सचमुच कुछ कार्रवाई होगी? सब यही जानना चाहते हैं, क्योंकि बात ये सिर्फ राजनीति, पॉलिटिक्स की नहीं है।
जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखे हैं ना सारे, उनका ये कहना है कि उसको देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताएं। मतलब एक महिला वो तमाम गिड़गिड़ा रही है। अब बाकी का छोड़िए, जो पुलिस स्टेशन में उनके घर काम करने वाली उस महिला के जो बयान है, उस बयान को हूबहू मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकता कि उसने क्या क्या लिखा है और क्या क्या लिखवाया है। वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लें तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आएगा कि एक चुना हुआ नुमाइंदा, एक हमारे माननीय सांसद और उनकी यह हरकत। अभी ये शुरुआत है उस जिस तरह से अजमेर सेक्स स्कैंडल में धीरे धीरे चीज़ें आई थी। ये भी अगर ईमानदारी से इसकी जांच होती है SIT की, तो अब देखिएगा क्या क्या आएगा। JDS के ऊपर फिलहाल इतना प्रेशर पड़ा, जनता दल सेकुलर देवगौड़ा जी की पार्टी, कि आज ही प्रज्वल रमन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो अभी सस्पेंड हुए हैं। जर्मनी से आने के बाद गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है, या फिर राजनीति होती है। और इसके अलावा क्या है, इसके पीछे और भी लोग हैं, और भी मेंबर शामिल हैं, और भी सरकारी अफसर शामिल हैं, उनके और भी परिवार के कुछ लोग हैं। पिता का नाम ऑलरेडी घर में काम करने वाले लिखवा चुकी है। तो आने वाले वक्त में इसमें भी बहुत कुछ होगा। हालांकि इसका हश्र अजमेर सेक्स स्कैंडल जैसा ना हो, जिसमें 20-25 साल तक लोग भागते रहे, नेता बचाते रहे, और दर्जन भर से ज़्यादा लड़कियों ने तो खुदकुशी कर ली थी अजमेर सेक्स स्कैंडल में। तो यहाँ इस केस में ऐसा ना हो, इंसाफ मिले, और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। इसलिए कि एक आम क्रिमिनल, एक आम रेपिस्ट जो करता है, और एक समाज का चुना हुआ नुमाइंदा जो ऐसे पद पर बैठा है, जो लोकसभा के अंदर बैठता है, जहाँ से नियम कानून पॉलिसीज़ बनती है, वही इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व हो, तो फिर यहाँ पर रहम और मुरव्वत और रियायत के मतलब कोई उम्मीद है और कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तभी देखिए इसमें आगे क्या क्या होता है, और इंतज़ार यही है कि क्या जर्मनी से उसको लाया जाएगा या उसका इंतज़ार किया जाएगा, आगे क्या होगा। इसमें जो भी एक्शन होगा या जो भी अपडेट होगा, मैं वक्त वक्त पर उसके अपडेट आपको देता रहूँगा। तो फिलहाल ये वो इशू है, ये वो सेक्स स्कैंडल है जिसने पूरे इस वक्त देश में सुर्खियाँ बटोर रखी हैं, और इससे चुनावी माहौल को भी और गर्म कर दिया। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारे हिटमैन रोहित शर्मा का बर्थडे है, इंडियन टीम कैप्टन। और गणेश शर्मा ने मुझे याद दिलाया, हालांकि मुझे याद था, तो इन्होंने विश भी किया है। तो हम सबके चहेते हैं रोहित शर्मा, और इत्तेफाक से आज ही इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जो US और वेस्ट इंडीज़ में होना है, उस टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में जो ऐलान किया गया उसमें बस 1-2 जगह पर मुझे लगा कि वो सही नहीं है। एक, हमें नटराजन को लेना चाहिए था। T नटराजन अभी जिस तरीके के इकोनॉमिकल बॉलर हैं वो, और बॉलिंग कर रहे हैं, और उनकी यॉर्कर डेप्थ ओवर में, ख़ास तौर पर डेथ ओवर में, मुझे लगता है मोहम्मद सिराज की जगह T नटराजन को रखना चाहिए था। अगर आप IPL के परफॉर्मेंस को देखें, सिराज इस IPL में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बॉलर अगर कुछ हो सकता था तो नटराजन इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज। दूसरा, हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन। इस पूरे IPL में अभी तक 150 नहीं है, बॉलिंग कर नहीं रहे, रन पिटा रहे हैं, और फिर भी उनको एज एन ऑलराउंडर टीम में सिलेक्ट किया गया, और न सिर्फ सिलेक्ट किया गया बल्कि वाइस कैप्टन बनाया गया। तो क्या ये मुंबई इंडियन और अंबानी के प्रेशर में ऐसा हुआ है? क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या की कोई जगह बनती है, लेकिन सीधे वाइस कैप्टन भी बना दिया है। एक, रिंकू सिंह का ये साल IPL ठीक नहीं रहा, हालांकि उनको रिजर्व में रखा गया है। KL राहुल और सैमसंग में था संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन का आप देखें तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कैप्टनशिप बहुत अच्छी कर रहे हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में संजू सैमसन T20 के बेहतरीन कैप्टन हो सकते हैं। तो वो भी सिलेक्शन सही है। रिंकू सिंह की अभी उम्र है, थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। आवेश खान और खलील अहमद, इनको रिजर्व में रखा गया, ये भी ठीक फैसला है। गिल को लेके बात हो सकती है कि शुभमन गिल क्यों नहीं, लेकिन गिल को आप और कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट आपका फिक्स है, रोहित और यशस्वी जायसवाल। तो फिर गिल आप कहाँ नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि नंबर 3 पे फिर कोहली हैं, 4 पे सूर्य कुमार यादव हैं, तो जगह बचती नहीं है। फिर पंत हैं, बाकी लोग हैं। स्पिनर तीनों बहुत अच्छे लिए, और युजवेंद्र चहल को इस बार टीम में लेकर वाकई अच्छा काम किया है। तो कुलदीप, चहल और अक्षर हमारी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में स्पिन थोड़ा ज़्यादा हमारे फेवर में भी रहेगा, काम भी करेगा। अर्शदीप सिंह को बहुत सही सिलेक्ट किया है टीम में,
बस मेरा ये है कि नटराजन को टीम में होना चाहिए। और एक और कहीं अगर गुंजाइश बनती है तो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी सोचना चाहिए था, एक ओपनर के तौर पर बेहतरीन फॉर्म में भी है। लेकिन कुल मिलाकर एक दो चीज़ें हटा दें तो अच्छी टीम है। एंड ऑल द बेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा एंड हैप्पी बर्थडे पूरी ग्रैम तक फैमिली की तरफ से आप। इसके अलावा शारदा तिवारी, आज इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे शारदा जी। और ये अमित तिवारी जी की पत्नी है और साथ में भेजा है अंजलि जी, पद्मा जी, अंकिता और आयुष ने। सलीम पटनी, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सलीम साहब। इसके अलावा कविता जाखड़, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे कविता, और ये भेजा है छेनाराम जाखड़ जी ने। अंजनी विश्वकर्मा का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अंजनी जी, और भेजा है पवन विश्वकर्मा जी ने। पवन जी की पत्नी है अंजनी। साथ ही श्रानवी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे श्रानवी। और ये नेहा और अभिषेक जी की बिटिया है, और इत्तेफाक से नेहा और अभिषेक जी की आज मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो कमाल का दिन है, बिटिया का बर्थडे और आप दोनों की एनिवर्सरी, तो डबल डबल धमाका। तो आप सभी को, तीनों को बहुत बहुत बधाई, शिवानी आपको, नेहा, अभिषेक, तीनों को। इसके अलावा एरिक, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे एरिक, और ये भेजा है रीटा मेंडोजा ने। एंड अच्छा लगा सुनकर, आप ठीक हैं, अच्छी हैं, ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। इसके अलावा करण बजेठा, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, पर इन्होंने पत्नी का तो नाम लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई करण जी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।